सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। एंड ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के एमसीक्यूज। और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स होते हैं वो आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। मेरे साथ यहाँ पे 1,40,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। सारे लेक्चर्स पीडीएफ वगैरह मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। बेस्ट 200 के जो जीएस क्वेश्चन मैंने करवाए थे वो भी मैंने पीडीएफ इसमें अपलोड कर दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई एग्जाम पेपर डाउट्स हो, कुछ भी एनीथिंग, तो आप मुझे यहाँ पे जो है फॉलो कर सकते हैं और अपना डाउट्स वगैरह भेज सकते हैं। जिस तरीके से आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर आप मुझसे हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं, 10,000 एमसीक्यू कोर्स। इसमें हमने हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनमें सबके हमने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। यहाँ पे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तो क्वेश्चन है ही हैं, एग्जाम स्पेसिफिक डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके स्पेशल फोल्डर्स बनाए गए हैं जो कि एग्जाम से 1 या 2 महीने पहले आपको पढ़ने होते हैं। और ये कोर्स को परचेज करने का आज लास्ट डे है। और आज इस कोर्स के अंतर्गत अगर आप वीआईपी फ्लैश कोड लगाते हैं तो सिर्फ आज रात 12 बजे तक ये कोर्स आपको 1299 रुपीज में मिल जाएगा विद डबल वैलिडिटी। सिर्फ और सिर्फ आज इसकी लास्ट डेट है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आज रात 12 बजे से पहले इसको परचेज कर लेना। जीएस कोर्स की बात करें, ये हमारा एक थ्योरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीजें स्टडी करी हैं। इन कोर्सेज को आप कहां से ले सकते हो? स्टडी IQ ऐप पे, जहां हमारी वेबसाइट studiiq.com। जैसे ही आप इस चीज को ओपन करेंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा यहाँ पे होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। जीएस कोर्स और 10,000 एमसीक्यू कोर्स आपको वहां पे नजर आ जाएंगे। और प्लस ये मॉक टेस्ट जो हैं ये हम अपलोड करते हैं कहाँ पे? 10,000 एमसीक्यू कोर्स में। मॉक टेस्ट 21 अपलोड कर दिया है। इसका सोल्यूशन जो है मैंने कल रात वीडियो भेज दी थी, आज सुबह अपलोड हो जाएगा आपका जो भी है। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और मॉक टेस्ट नंबर 22 नेक्स्ट संडे लिया जाएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। हु वॉज अ ब्रिटिश गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द 4th एंग्लो मैसूर वॉर? 4th एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, उसमें ब्रिटिश गवर्नर जनरल वाइसराय कौन थे? एंग्लो मैसूर वॉर जो है आपकी 1799 में हुई थी, 1799 में जो 4th एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी। क्लियर हो गया आप लोगों को? और इसमें अंग्रेजों की साइड से कौन था? दैट वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक सेकेंड के, हाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नर जनरल वाइसराय पूछा है इन्होंने। जस्ट ए सेकेंड, इट्स नॉट ब्रिटिश गवर्नर जनरल वाइसराय, ये था 4th एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान को मारा था लॉर्ड वेलेस्ले ने। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? बी, लॉर्ड वेलेस्ले इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड वेलेस्ले। मेरे दिमाग में एक चीज और चल रही थी लॉर्ड कॉर्नवालिस को लेके। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ट्रिपल अलायंस बनाई थी, ट्रिपल अलायंस। ये ट्रिपल अलायंस किसके साथ बनाई थी? मतलब मराठा थे, निजाम थे, अंग्रेज थे, और इन्होंने लड़ाई लड़ी थी मैसूर, यानी कि मैसूर वंश टीपू सुल्तान के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी। तो ये ट्रिपल अलायंस बनाने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा लॉर्ड वेलेस्ले, आंसर नंबर बी। लॉर्ड वेलेस्ले वही है जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि स्टार्ट करी थी 1798 में, 1798 में। क्लियर? और इसको ज्वाइन करने वाली पहली स्टेट दैट वाज हैदराबाद। अब सब्सिडरी अलायंस था क्या? सब्सिडरी अलायंस ये था कि अगेन जो है राजा है, इंडियन राजा है, उनके दरबार में अंग्रेजों की एक सेना खड़ी होगी, उसका खर्चा, उसकी देखरेख सब जो है इंडियन राजा करेगा। और लेकिन बदले में अंग्रेज उसको क्या प्रोवाइड करेंगे? सुरक्षा। अगर कोई दूसरा राजा उसके ऊपर अटैक करता है या किसी भी चीज से बचाने के लिए ये जो है अंग्रेज उसको हेल्प करेंगे, राजा को हेल्प करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? तो आंसर इसमें बी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं, इनको बोलते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। सिविल सेवाओं के जनक कहा जाता है भारत देश के अंतर्गत। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल को इंट्रोड्यूस किया था। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, समझ आया? परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस किया था 1793 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ
जॉन शोर की रिकमेंडेशन से किया था। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। और इसमें जमींदार को अपॉइंट कर देते थे टैक्स कलेक्शन के लिए, बंगाल वगैरह एरिया में स्टार्ट किया गया था ये। लॉर्ड डलहौजी आपको पता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति के सिद्धांत इन्होंने स्टार्ट किए थे 1848 में, 1848 में। और इसके अकॉर्डिंग सतारा पहली स्टेट कैप्चर करी गई थी। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी और जो है ये स्टेट्स को कवर किया गया था। और अवध को मैल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है कैप्चर किया गया था। समझ आया? लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को समर कैपिटल बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की बनाया। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन जो रन करी थी बॉम्बे टू थाने 34 किलोमीटर डलहौजी के टाइम पे थी। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ये सब कुछ जो है सर्विसेज वगैरह किसने स्टार्ट करी थी? लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट करी थी। इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की भी इन्होंने बनाया था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग, ये वो पर्सन है जो कि गवर्नर बने थे, आपके गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के। और प्लस 1773 का जो एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट, वो वॉरेन हास्टिंग के टाइम पे पास किया गया था। और वॉरेन हास्टिंग जिन्होंने ड्यूल गवर्नमेंट को खत्म किया था। ड्यूल गवर्नमेंट स्टार्ट कब करी गई थी? जब इलाहाबाद की संधि साइन हुई थी, ट्रीटी साइन हुई थी। क्लियर? और फेडरल कोड यानी कि सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी कलकत्ता में, और 1773 के अकॉर्डिंग 1774 में बनी थी। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड वेलेस्ले। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए, जैसे कि वेलेस्ले की अगर मैं बात करता हूं तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, सब्सिडरी लाइंस की बात होगी, कॉर्नवालिस की बात करते हैं, सिविल सर्विसेज, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, वॉरेन हास्टिंग। ये लॉर्ड हास्टिंग लिखा हुआ है, वॉरेन हास्टिंग नहीं है। अगर वॉरेन हास्टिंग होता तो रेगुलेटिंग एक्ट था। और लॉर्ड हास्टिंग की बात करें तो एंग्लो नेपाल वार इसके टाइम पे हुई है। विलियम बेंटिक जो है हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, जिन्होंने सती को प्रोहिबिट किया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 में बने थे। चार्टर एक्ट 1833 का इनके टाइम पे देखने को हमें मिला था। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए। द नवाब ऑफ बंगाल हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद, ढाका से कैपिटल शिफ्ट करी थी मुरादाबाद में, तो कौन था नवाब बंगाल का? तो डैट वॉज मुर्शिद कुली खान। ये मुगल गवर्नर था बंगाल के अंतर्गत, मुर्शिद कुली खान। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका? यस, फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। यस, बिल्कुल सही। आंसर नंबर क्या बनेगा? 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1 मुर्शिद कुली खान। यहां पे सिराजुद्दौला वर्ड लिखा हुआ है। आपको पता है बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध इन्होंने किया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे, ब्रिटिश जीत गए थे, जहां से वो पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल पावर्स जो आपके इंडिया अंग्रेजों के पास आ गई थी, इस लड़ाई के बाद आई थी। 1757 में ये लड़ाई हुई थी। और इसमें सिराजुद्दौला प्लस रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की साइड से थे। रॉबर्ट क्लाइव जो है जीत गया था। वो क्यों जीत गया था? क्योंकि सिराजुद्दौला के जो लोग थे वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ जुड़ गए थे, जैसे कि मीर जाफर। क्लियर? मीर जाफर लड़ा ही नहीं था और ऑटोमेटिकली किसके साथ था? रॉबर्ट क्लाइव के साथ था। और मीर जाफर की इस वफादारी के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने उसको नवाब बना दिया था बंगाल का। ये याद रखना, ठीक है? चलिए जी, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। झरोखा दर्शन was a brainchild of, झरोखा दर्शन was a brainchild of, yes, झरोखा दर्शन was a brainchild of, yes, बताइए। एक्चुअली झरोखा दर्शन जो वर्ड है, अब आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, झरोखा दर्शन वो होता था कि जब राजा महाराजा किले से बाहर आते थे तो दर्शन देते थे। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि अपना रथ लेके चले गए, जहां जहां से चलते चले जाएंगे, कोई सोना बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जो भी उनके सामने आता गया उनको कुछ ना कुछ देते चले जाएंगे। तो दैट वाज झरोखा दर्शन। क्लियर? यानी कि अपने लोगों को जो है उन्होंने दर्शन देना इस तरीके से। दैट वाज झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ, यस, बता सकते हैं आप लोग। देखिए जी, एक चीज मैं आपको बताता हूं। झरोखा दर्शन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली बार ये स्टार्ट किया था बलबन के टाइम पे। झरोखा दर्शन, नवरोज फेस्टिवल, ये सब चीजें उसके टाइम पे स्टार्ट करी गई थी, दैट इज बलबन। लेकिन मुगल टाइम की अगर हम बात करते हैं तो मुगल टाइम में सबसे पहली बार बात करी गई थी
हुमायूं के टाइम पे। पॉइंट समझ आया? अब हुमायूं के बाद जो भी राजा आएंगे वो इस चीज को फॉलो करेंगे, और इस चीज को खत्म किसने किया था? औरंगजेब ने। क्यों? क्योंकि इसका जो पिता था शाहजहां, उसने तो सारा धन हमारे देश में लगा दिया। कोई बिल्डिंगें बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा मोती मस्जिद आगरा में, और लाल किला दिल्ली में, ताजमहल आगरा में, ये तो हम पढ़ते हैं, 3-4 बिल्डिंगें हम पढ़ते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट अदरवाइज बहुत सारी चीजें जो हैं शाहजहां ने बनवाई थी। पीकॉक थ्रोन वगैरह ये सब चीजें किसने बनवाई थी? अगेन शाहजहां ने। अब बात ये है कि इट वॉज ए ब्रेन चाइल्ड ऑफ, यस, बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल, इसमें हम टिक क्या करेंगे? इसमें हम टिक करेंगे डेट वॉज अकबर को। देखिए हुमायूं के बाद नाम किसका आता है? अकबर का। तो अकबर भी जोरोखा दर्शन दे रहा है ना, तो इसीलिए हम इसमें टिक क्या करेंगे? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। समझ आया? क्योंकि हुमायूं के टाइम पे स्टार्ट किया गया था, हुमायूं के बाद जो भी राजा आएंगे डेट वॉज अकबर, फिर औरंगजेब ने इसको खत्म किया था। समझ आया आप लोगों को? जी क्लियर हो गया जी? आंसर नंबर क्या बनेगा जी इसमें? अकबर। अब बात यह है कि अकबर के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने इबादत खाना, द हॉल ऑफ प्रेयर बनाया था। दीने इलाही, जिसमें सभी धर्मों का मिश्रण था, वो सब इसने स्टार्ट किया, और अपने आप को जो है दैट इज मतलब मेन हेड माना अकबर ने। दीने इलाही को ज्वाइन करने वाला अकेला हिंदू दैट वाज बीरबल, जिनका ओरिजिनल नेम क्या था? महेश दास। समझ आया? अकबर के टाइम पे नवरत्न 9 जेम्स थे, और जिसमें एक थे अबुल फजल, और उन्होंने लिखी है एक पुस्तक अकबर के ऊपर, दैट इज आईने अकबरी और अकबरनामा। आईने अकबरी और अकबरनामा नाम की पुस्तक जो है इन्होंने लिखी है। समझ आया? अकबर के दरबार में इनका फाइनेंस मिनिस्टर है, जिसे हम क्या कहते हैं? टोडरमल। टोडरमल, टोडरमल ने टोडरमल सिस्टम, बंदोबस्त सिस्टम, दहसाला सिस्टम, जब्ती सिस्टम स्टार्ट किया था, और इसका मतलब क्या होता था? टैक्स अकॉर्डिंग टू लैंड। जो भूमि होगी, जिस तरीके की भूमि होगी, उस तरीके से टैक्स लिया जाएगा। बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ाई लड़ी थी। पानीपत का पहला युद्ध इन्होंने लड़ा था 1526 में, और किसके अगेंस्ट लड़ा था? इब्राहिम लोदी जीत गए थे बाबर। बाबर को जब डेथ हो गई थी तो आगरा में दफनाया गया था, आराम बाग में। फिर आगरा से बॉडी निकाल के कहां पे लेके गए? काबुल में लेके गए थे, ये याद रखना। बाबर की ऑटोबायोग्राफी तुजुके बाबुरी, जिसे आप बाबरनामा कहते हैं, टर्किश भाषा में लिखी गई है ये। क्लियर? और इसका पर्शियन वर्जन फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? पर्शियन वर्जन किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। ये अब्दुल रहीम खाने खाना जो है ये अकबर के नवरत्न में आता है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट। औरंगजेब के बारे में मैंने आपको बता दिया, सब कुछ बंद करवाया था इन्होंने, जजिया टैक्स दोबारा से लगवा दिया था। औरंगजेब वही पर्सन है जिनको गुरु गोविंद सिंह जी ने जफरनामा लिखा था। जफरनामा गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को लिखा था। औरंगजेब जो है इन्होंने, इनका टाइटल है आलमगीर। आलमगीर मतलब द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व को जीतने वाला। बैटल ऑफ धर्मत, बैटल ऑफ समूहगढ़, ये दोनों लड़ाइयां 1658 में हुई थी, और अपने भाई दारा शेखो को मारा था, और टाइटल लिया था आलमगीर का टाइटल लिया था। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इनको जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं, जिंदा पीर के नाम से भी इनको जानते हैं, ये याद रखना। जहांगीर द पेंटर किंग, पेंटर किंग कहते हैं, ठीक है। जहांगीर की वाइफ है मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा, और मेहरुन्निसा को मतलब शादी होती है जहांगीर से, और टाइटल दे देता है ये नूरजहां का। नूरजहां अपने आप को टाइटल देती है पातशाह बेगम का। जहांगीर के दरबार में आगरा के किले के बाहर एक चेन लटकी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? चेन ऑफ जस्टिस, चेन ऑफ जस्टिस, दैट इज जंजीरे आदिल, जंजीरे आदिल। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? पढ़ने को बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बट टाइम भी देखना है हमने, और क्वेश्चन का लेवल भी देखना है, और क्वेश्चन में हमने बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है यहाँ पे। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। चीजें बताने को तो बहुत सारी थी यहाँ पे और भी, क्योंकि इन राजाओं के ऊपर तो कहानियां पूरे लेक्चर की हैं, बट फिर भी हमने मेन पॉइंट डिस्कस किए यहाँ पे। नादिर शाह भारत देश में 1739 में आया था, 1739 में, और आते ही उसने मोहम्मद शाह रंगीला को हराया था। पीकॉक थ्रोन यानी कि मयूर सिंहासन, जो कि शाहजहां ने बनवाया था, वो उठा के लेके चला गया था। एंड दैट बैटल वाज बैटल ऑफ करनाल, बैटल वाज करना, बैटल ऑफ करनाल। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर।
पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, 1526, 1556, 1761। 26 वाला युद्ध मैंने आपको बताया था बाबर जीता था इब्राहिम लोदी को हरा के। 56 वाला युद्ध जो है अकबर जीता था। अकबर की साइड से लड़ कौन रहा था? डेट वाज बैरम खान, बैरम खान ये लड़ रहा था, ठीक है। ये जीते थे किसको हरा के? हेमू को हरा के, हेमू विक्रमादित्य को हरा के। 1761 में अहमद शाह अब्दाली जीता था, किसको हरा के? मराठास को हरा के। मराठास में किसको हराया था? सदाशिव राव भाऊ, सदाशिव राव भाऊ को हराया था, ये ध्यान रखना। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये 3 बैटल हैं पानीपत की। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। डैश वॉज अपॉइंटेड बाय ए जज बाय द मोहम्मद बिन तुगलक। जज का मतलब यहां पे काजी होता है। काजी अपॉइंट किया गया था दिल्ली का, और वो कौन था? डैट वॉज इबन बतूता। इबन बतूता को अपॉइंट किया गया था। इबन बतूता आया कहां से था? मोरक्को से आया था, और इसने इंडिया में आते इसने एक पुस्तक लिखी थी रहला, जिसे हम क्या कहते हैं? सफरनामा। सफरनामा और रहला नाम की पुस्तक लिखी थी। दिल्ली का काजी अपॉइंट किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक वो है राजा जिनको वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया कहते हैं। वाइजेस्ट फूल क्यों? क्योंकि अच्छा सोचता था लेकिन उल्टा हो जाता था इसके साथ। और अगेन 5 कारण थे। डबल टैक्सेशन दोआब रीजन के अंदर, दूसरा कैपिटल शिफ्ट दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी, तीसरा टोकन करेंसी, चौथा इराक के ऊपर अटैक करने की बात करी लेकिन ज्ञान ही, पांचवां कुमाऊं हिल्स का अटैक इसी के ऊपर गलत साबित हुआ था। ये कहानियां सब आपको पता है। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। किस गवर्नर जनरल के टाइम पे जो है सती एबॉलिशन एक्ट पास किया गया था, यानी कि सती प्रथा को खत्म किया गया था? सती प्रथा को खत्म किया गया था 1829 में, 1829 में। और किसके टाइम पे था ये? दैट वाज विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक कौन है? ये 1833 में पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था, और इनके टाइम पे ही इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया था 1835 में। अब इंग्लिश तो इंट्रोड्यूस कर दी, किसकी रिकमेंडेशन से करी थी? लॉर्ड मैकॉले की रिकमेंडेशन से इसने करी थी। ये जो लॉर्ड मैकॉले है इसको बोलते हैं हम फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोला जाता है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और विलियम बेंटिक ने ये काम करवाए थे। और हाँ, इन दोनों चीजों को सपोर्ट किसने किया था? किस इंडियन ने? सती प्रथा को खत्म करने के लिए, इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए राजा राम मोहन राय जी ने बहुत ज्यादा साथ दिया था यहाँ पे। राजा राम मोहन राय जी जिन्होंने संवद कॉमेडी पेपर लिखा है, मिरातुल अखबार ये पेपर लिखा है इन्होंने। राजा वर्ड इनको दिया था अकबर सेकंड ने। अकबर सेकंड ने। राजा राम मोहन राय जी जो हैं ब्रह्मो समाज के संस्थापक, 1828 में इन्होंने स्थापित किया था कलकत्ता के अंतर्गत। ये सब पता होना चाहिए आपको। वॉरेन हास्टिंग्स में पढ़ चुका हूं, लॉर्ड कॉर्नवालिस में हम पढ़ चुके हैं, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी, दैट इज विलियम बेंटिक इज द करेक्ट आंसर। विलियम बेंटिक। चलिए अगला आंसर बताइए। यस, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा कहते हैं राजा राम मोहन राय जी को। बंगाल रेनेसा के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ बंगाल रेनेसा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। सम्राट अशोक की जो इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख जो है आपके, उसको पढ़ा किसने था पहली बार? मैंने कल भी आपको बताया था, कल क्लास में शायद कर किया था क्वेश्चन है हमने। इनकी जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो कौन कौन सी भाषाओं में लिखी गई हैं? दैट इज ब्रह्मी, खारोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक। ये भाषाओं में इनकी अभिलेख लिखे गए हैं। और इनको पहला पढ़ने वाला जो पर्सन था दैट वाज जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप था, और जेम्स प्रिंसेप ने बोला था कि सम्राट अशोक को लोग क्या बोलते हैं? पियादसी के नाम से बोलते हैं, यानी कि लोगों के प्रिया। और देवम प्रिया, अगेन लोगों के प्रिया, देवम प्रिया के नाम से बोला जाता है अशोक को। अशोक वही है जिसने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे? पाटलिपुत्र में। मोगालिपुत्तिस जो चेयरपर्सन बने थे, और यहां पे अभिधाम पिटक लिखी गई थी पाली भाषा में, जो कि तीसरी पिटक है। क्लियर? और बुद्ध धर्म में कन्वर्ट अशोक को किसने करवाया था? उपगुप्त ने करवाया था। अशोक ने 261 बीसी के अंतर्गत एक लड़ाई लड़ी थी, दैट वाज द बैटल ऑफ कलिंग, जिसमें जीता भी था लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लोग भी मर गए थे और वैसे भी पैसे का नुकसान हुआ था, जिसके बाद जो है ये युद्ध नीति को छोड़ गया था अशोक ने फिर बुद्ध धर्म का प्रचार किया। रुमनदेई पिल्लर बनवाया था इसने, जहां पे गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ है, लुम्बिनी में।
गौतम बुद्ध जी को बोलते हैं लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति वर्ड यूज किया जाता है। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को सिलोन भेजा था, श्रीलंका भेजा था बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो आंसर नंबर बी। विलियम जोन्स कौन है? विलियम जोन्स हमने डिस्कस किया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन्होंने स्थापित करी थी 1784 में। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल वाइसरॉय कौन थे? दैट इज अगेन वॉरेन हास्टिंग थे। मैक्स मुलर, इसने सेंट्रल एशिया थ्योरी दी थी हमें। सेंट्रल एशिया का मतलब क्या है यहाँ पे थ्योरी का, कि जो आर्यन लोग आए थे वो कहां से आए थे? मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से आए थे, याद रखना। कनिंगम की बात करें, इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, जो पुरातत्व का डिपार्टमेंट जिसे हम क्या कहते हैं, और 1861 में बनाया था। अगेन पहले अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे डायरेक्टर जनरल थे और इन्होंने ही इसको स्थापित किया था। तो आंसर अगेन बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जेम्स प्रिंस है। अगला बताइए। अवध से लड़ने वाली जो बेगम थी, जो जिसने 1857 का रिवोल्ट लड़ा था, वो कौन थी? पहली बात तो जो अवध है, अवध स्टेट को कैप्चर क्यों किया गया था? ड्यू टू द मेल एडमिनिस्ट्रेशन। पॉइंट समझ आया? ड्यू टू द मेल एडमिनिस्ट्रेशन इसको कैप्चर किया गया था, अवध को कैप्चर किया गया था, ठीक है। और फिर लड़ा कौन था? दैट वाज बेगम हजरत महल लड़ी थी। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बेगम जहां नारा जो शाहजहां की बेटी है, औरंगजेब की बहन है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है और ये मिडीवल इंडिया के अंतर्गत मध्यकालीन भारत में पहली और आखिरी लेडी जो एज ए किंग बैठी थी, कौन थी? रजिया सुल्तान थी, याद रखना। मेहरुनिशा हम डिस्कस कर चुके हैं। मेहरुनिशा वाइफ ऑफ जहांगीर, जिनको नूरजहां का टाइटल, फिर अपने आप को ये टाइटल ले लेती हैं पाशा बेगम का। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1। चलिए अगला आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। दैट वाज दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आईएनसी के मैक्सिमम सेशन में प्रेसिडेंट थे। कलकत्ता में सेकंड सेशन था 1886 में, और एक था 1906 का सेशन कलकत्ता में ही था, जहां पे इन्होंने वर्ड यूज किया था स्वराज। ये वर्ड जो है स्वराज आईएनसी में यूज किया गया था। अदरवाइज स्वराज वर्ड वाज गिवन बाय दैट इज दयानंद सरस्वती जी, जिनको हम मूल शंकर के नाम से जानते हैं, आर्य समाज के संस्थापक। क्लियर? 1875 बॉम्बे में बना था ये। इंडिया फॉर इंडियंस का स्लोगन इन्होंने दिया। गो बैक टू वेदस बोला। वेद भाष्य भूमिका, सत्यरथ प्रकाश नाम की पुस्तकें किसने लिखी थी? दयानंद सरस्वती जी ने लिखी थी। ये सब पता है आप लोगों को। क्लियर? और दादा भाई नौरोजी जी की बात करते हैं तो इन्होंने हमें बताया ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में, कि हमारा देश का पैसा बाहर लेके जाया जा रहा है। नेशनल इनकम के बारे में बताया। कहां पे? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में बताया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में इन्होंने हमें बताया। दादा भाई नौरोजी जो हैं, इनकी एक प्राइवेट सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है मैडम बीकाजी कामा। मैडम बीकाजी कामा वही हैं जिन्होंने 1907 में स्टटगर्ड जर्मनी के अंतर्गत जो है तिरंगा लहराया था 1907 में। और मैडम बीकाजी कामा को बोलते हैं द मदर ऑफ रेवोल्यूशनरी इन इंडिया। मदर ऑफ रेवोल्यूशनरी इन इंडिया बोला जाता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, रेवोल्यूशनरी इन इंडिया। क्लियर? ये याद रखें। दादा भाई नौरोजी जी का पेपर है रस्त गुफ्तार। रस्त गुफ्तार क्लियर हो गया आप लोगों को? रस्त गुफ्तार। दादा भाई नौरोजी जो हैं ये फिंसबरी से इलेक्ट हुए थे 1892 में, और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। आचार्य विनोबा भावे हमने याद किया था 41 में इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह था ये। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले जो पकड़े गए थे आचार्य विनोबा भावे पकड़े गए थे। पावनार से स्टार्ट हुआ था, महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ था। दूसरे सत्याग्रही वॉज जवाहरलाल नेहरू जी, और तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त थे, याद रखना है। महादेव गोविंद रनाडे पूना सार्वजनिक सभा से बिलोंग करते हैं ये। महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नाम का पेपर जो है साउथ अफ्रीका से लिखा था, और इंडिया में आके इन्होंने हिंद स्वराज, नवजीवन और हरिजन, यंग इंडिया, ये सारे पेपर भारत में आके लिखे हैं। और महात्मा गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम दैट इज महादेव देसाई। याद रखनी है सारी चीजें आपको। चलिए जी अगला आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है।
द पैलेस ऑफ वर्सेलिस इज लोकेटेड नियर द विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कैपिटल, किस कैपिटल के पास है, दैट इज द पैलेस ऑफ वर्सेलिस। सो दिस इज इन द पेरिस, दिस इज इन द पेरिस, पेरिस के अंतर्गत देखने को मिलता है जो है वर्सेलिस। और ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस भी साइन करी गई थी आपकी जब 1919 के अंतर्गत पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसको खत्म करने के लिए जो संधि साइन हुई थी दैट वाज वर्सेलिस की ट्रीटी। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पेरिस। क्लियर। और पेरिस यूनेस्को के भी हेडक्वार्टर हैं, OECD के भी हेडक्वार्टर हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये सबके हेडक्वार्टर कहां पे हैं, पेरिस में। चलिए अगला आंसर बताइए। क्वेश्चन देखिए, किस पर्सन ने हमें सत्याग्रह के बारे में बताया था कि धरसाना में सॉल्ट वर्क्स के लिए जो है आपका सत्याग्रह किया जा रहा है, सॉल्ट सत्याग्रह, तो वो कौन था? यस, इनमें से वो कौन से व्यक्ति थे? क्लियर। तो वो थे आपके वेब मिलर। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। अब आपको पता है सॉल्ट सत्याग्रह आपको गांधी जी ने स्टार्ट किया था 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक, और इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया। दांडी मार्च इसको कहते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसको कहा जाता है। यहां पे गांधी जी के साथ टोटल लोग थे 78, दैट मींस टोटल बन जाते हैं 79। 240 माइल्स का रास्ता इन्होंने कवर किया था, 385 किलोमीटर का रास्ता था ये। क्लियर। और ये रास्ता कवर किया था, और उसके बाद जो है इन्होंने सॉल्ट को लिया, क्रश किया, और उसके बाद कहते हैं कि सॉल्ट का टैक्स हमने हटा दिया है। ये सब बातें करी गई थी यहां पे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब सॉल्ट सत्याग्रह के अंतर्गत गांधी जी को पकड़ लिया गया था, तो उस सत्याग्रह को आगे किसने कंटिन्यू किया था? जो दरसाना से किया गया था, एंड दैट वाज अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब्बास तैयब जी वाला। तो आंसर नंबर बी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेब मिलर इज द राइट वन। ये क्वेश्चन एक्चुअली मतलब अलग सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम नहीं करेंगे एक्चुअली। द रीजन बीइंग, क्योंकि इसमें नॉट द इनिशियल मेंबर पूछा गया है। एक्चुअली दिस इज ए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, इसका ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि मैंने बहुत क्वेश्चन ढूंढा था ये, ठीक है। पर हाँ, इतना मैं जरूर बता दूंगा आपको कि भारतीय नौजवान सभा जो है वो भगत सिंह जी ने स्टार्ट करी थी। बट मैं इस क्वेश्चन को फिर भी देखूंगा, आप लोग भी देखें, इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। जो भी इसका आंसर देगा तो हम मतलब हम क्लास में कर लेंगे, ठीक है। अगेन मुझे इंस्टाग्राम ऊपर मैसेज कर देना कि हाँ इसका आंसर ये है, वो है, जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो भारतीय नौजवान सभा 1926 में लाहौर में स्टार्ट करी गई थी, भगत सिंह जी ने स्टार्ट करी थी। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नॉट द इनिशियल मेंबर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना इसका आंसर क्या होगा। ये भारतीय नौजवान सभा, देखिए इन्होंने मतलब भगत सिंह जी की बात करते हैं तो 1907 बंगा के अंतर्गत इनका जन्म हुआ है। इंकलाब जिंदाबाद को पॉपुलराइज इन्होंने किया था, द लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। इंकलाब जिंदाबाद वर्ड हसरत मोहानी जी ने दिया था, लेकिन प्रचलित इन्होंने किया था। और इन्होंने हंगर स्ट्राइक करी थी जेल के अंतर्गत, और 64th डे के ऊपर जो है एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी, डेट वाज जतिन दास। बटुकेश्वर दत्त के साथ इन्होंने बॉम्ब फेंका था असेंबली के अंतर्गत। ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। भगत सिंह जी ने वाई आई एम एथीस्ट नाम की पुस्तक भी लिखी थी, याद रखना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कौन से मुगल एम्परर ने जजिया टैक्स को जो है आपका अबॉलिश किया था? यहां पे अबॉलिश करने की बात करी है। देखिए जजिया टैक्स जो होता था, पिलग्रिमेज टैक्स होता था, जो ब्राह्मण से लिया जाता था जब भी वो तीर्थ यात्रा के ऊपर जाते थे, ठीक है। तो वो स्टार्ट किसने किया था? वो ब्राह्मणों के ऊपर टैक्स लेना फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था। अब उस चीज को खत्म किसने किया था? उस चीज को किया था अकबर ने खत्म। फिर दोबारा से किसने लगा दिया था? औरंगजेब ने। हम देखो, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मैं औरंगजेब की तरफदारी कर रहा हूं, बट अदरवाइज अगर हम देखा जाए कि औरंगजेब ने ये सारी चीजें करी क्यों थी, ये रीजन क्या था इसके पीछे? क्योंकि शाहजहां जो इनके पिता थे, उसने सारा जो खजाना था, ठीक है, जहां से भी आता था, लूटपाट से आया, जो भी आया, जहां से भी आया, वो सारा पैसा मार्केट में लगा दिया था उसने, और खजाना खाली। और ऑब्वियसली बात है, राजा है ये, समझ आया, उस टाइम का राजा है ये, तो ये वो चीजें करेगा जो एक एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे इन्होंने जोरोखा दर्शन बंद कर दिया, क्लियर। अगेन ये जजिया टैक्स लगा दिया, और इसी के चलते चलते जो कश्मीरी ब्राह्मण्स को मारने लगे थे वो इन्हीं चीजों के कारण लगे थे।
मतलब ये सब चीज़ें होने लगी थी, टैक्स ना पे करना, ये वो सब चीज़ें। तो उसके बाद जो है 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी की डेथ भी हो गई थी चांदनी चौक के अंतर्गत, जहाँ पे शीशगंज गुरुद्वारा है। ठीक है, तो ये सब कहानियां जुड़ी हुई हैं आपस में, समझ आया? तो आंसर इसमें क्या बनेगा? अकबर इज द करेक्ट आंसर। अकबर, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अकबर। अकबर के बारे में बात करते हैं यहां पे जी। अकबर के बारे में हमने वैसे डिस्कस कर लिया था, जो मेन पॉइंट्स हैं इनके। जहांगीर पेंटर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। औरंगजेब भी डिस्कस कर लिया था। शाहजहां, 2-3 बातें बता देता हूं मैं आपको यहां पे। शाहजहां के टाइम को हम कहते हैं द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। और अगेन इसने मोती मस्जिद आगरा में किसने बनवाई थी? दैट वाज शाहजहां। मोती मस्जिद 3 है, एक तो है आगरा वाली जो शाहजहां ने बनवाई थी, लाहौर वाली जो है मोती मस्जिद जहांगीर ने, और दिल्ली वाली मोती मस्जिद जो है वो बनवाई थी औरंगजेब ने। ये ध्यान रखना, मोती मस्जिद 3 है, ठीक है। और प्लस शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में बनाया था? मुमताज महल, जिन्हें हम कहते हैं। और ओरिजिनल नेम क्या है मुमताज महल का? अर्जुमंद बानो बेगम। समझ आया? दिल्ली का लाल किला और मोती मस्जिद, ये सब इन्होंने बनवाया। इनके टाइम पे 2 फ्रेंच पर्सन आते हैं, बर्नियर और टवर्नियर नाम के 2 फ्रेंच पर्सन आते हैं, ये याद रखना। आंसर नंबर ए, अकबर इज द करेक्ट आंसर, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बैटल ऑफ चौसा ये कब लड़ी गई थी? बैटल ऑफ चौसा जो लड़ाई लड़ी गई थी, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ी गई थी, और शेरशाह सूरी जीता था इसमें, एंड दैट इज इन द 1539। और एक लड़ाई हुई थी इनकी 1540 में, जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ कन्नौज, जिसे और क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ बिलग्रिम कहते हैं। और इस लड़ाई में अगेन दोनों की लड़ाई हुई, इसमें भी शेरशाह सूरी जीता था। और 1540 से लेके 1555 तक का जो टाइम है वो शेरशाह सूरी का रह गया था हमारे भारत देश में, और 15 साल के लिए मुगल एम्पायर खत्म हो गया था देश से। फिर उसके बाद दोबारा से मुगल आ गए थे, वो अलग बात है। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1539 इज द राइट आंसर। हुमायूं के ऊपर हुमायूं नामा लिखा गया है, और इनकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने इस चीज को लिखा था, ठीक है। हुमायूं का जो टॉम है वो कहां पे है? दिल्ली के अंतर्गत, जिसे हम क्या कहते हैं? दैट इज प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल। देखने जाओगे अगर आप तो ताजमहल की तरह दिखेगा, वो प्रोटोटाइप है ताजमहल का, मतलब ताजमहल से बनने से पहले ताजमहल जैसा हुमायूं का टॉम था। हाजी बेगम जो इनकी वाइफ थे, उन्होंने इसको बनवाया था। और डिजाइन किसने किया था? मलिक मिर्जा गियास और सैयद मोहम्मद ने इस चीज को डिजाइन किया था, ये याद रखना है आपको। और अगेन ताज ऑफ डेक्कन किसे कहते हैं? दक्षिण का ताज किसे कहते हैं? मतलब एक तो आगरा का हो गया, प्रोटोटाइप इज हुमायूं टॉम, फिर ओरिजिनल ताज आ गया आगरा में, फिर उसके बाद ताज ऑफ डेक्कन यानी कि दक्षिण का ताज, वो कहते हैं हम बीबी का मकबरा को। बीबी का मकबरा ये भी ताजमहल जैसा बना हुआ है। और बीबी का मकबरा जो है ये राबिया दुरानी का है। ये राबिया दुरानी कौन है? ये वाइफ है औरंगजेब की, औरंगाबाद में बना हुआ है ये। और किसने बनवाया था? इनके बेटे आजम शाह ने बनवाया था, ये याद रखना। चलिए जी, आंसर नंबर क्या बनेगा? डी, 1539 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? शेरशाह सूरी ने ओल्ड फोर्ट दिल्ली के अंतर्गत बनाया था, पुराना किला जिसे हम कहते हैं, दिल्ली के अंतर्गत यमुना रिवर के किनारे पे। एंड वन मोर पॉइंट इज शेरशाह सूरी ने सासाराम बिहार में इनका टॉम है, याद रखना। चलिए जी, अगला आंसर बताइए। आर्य समाज किसने बनाया था? फाउंडेड बाय 1875, बॉम्बे में बनाया गया था। एंड द फाउंडर वॉज दयानंद सरस्वती जी। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इनके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन में सब बता दिया। मूल शंकर इनका ओरिजिनल नेम है। स्वराज वर्ड इन्होंने दिया था, इंडिया फॉर इंडियन स्लोगन इन्होंने दिया था, गो बैक टू वेदास इन्होंने बोला था, और प्लस वेद भाष्य भूमिका, सत्यारथ प्रकाश नाम की पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। रामाकृष्ण परमहंस, इनका ओरिजिनल नेम है गदोदर चट्टोपाध्याय। ये गुरु हैं, किसके गुरु हैं? स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं, याद रखना। रामाकृष्ण परमहंस एक जो है कैलकाटा के अंदर दक्षिणेश्वर टेम्पल है, दक्षिणेश्वर टेम्पल है आपका, काली माता का मंदिर है, वहां पे ये पुजारी थे। और इनको बोला जाता है कि ये मतलब क्या कहते हैं उनको, एक वर्ड होता है
दैट मीन्स भगवान टाइप, जिसे हम कहते हैं ना, वर्ड मेरे दिमाग से निकल गया कि क्या बोलते हैं उनको, ठीक है, कि ये मतलब अवतार थे, टाइप ऑफ अवतार कह देते हैं रामकृष्ण परमहंस। और इनकी टीचिंग्स स्वामी विवेकानंद ने ली और इन्होंने स्टार्ट कर दिया रामकृष्ण मिशन। पॉइंट समझ आया? जो भी के रामकृष्ण परमहंस जी की टीचिंग्स थी उनको पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में फैलाना इन्होंने स्टार्ट किया था। और बहुत सारे मठ भी बनवाए थे विवेकानंद जी ने। विवेकानंद जो है इनको टाइटल मिला था अजीत सिंह ऑफ खेत्री, अजीत सिंह ऑफ खेत्री ने दिया था, ये याद रखना है। विवेकानंद जी का बर्थ एनिवर्सरी होती है 12 जनवरी को, और जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में 1893 में वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट, जो कि आपकी शिकागो यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हुई थी, वहां पे इन्होंने बोला था इंडियंस एंड अमेरिकन्स आर ब्रदर एंड सिस्टर, ये वर्ड यूज किए गए थे। राजा राम मोहन राय हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, क्लियर। राजा वर्ड वॉज गिवन बाय अकबर सेकंड। तो ये हैं जी कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती, द मेकर ऑफ, देखिए मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने बोला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने बोला था इनको, ये याद रखना है पॉइंट आपको। चलिए अगला आंसर बताइए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब लॉन्च किया था? पहली मास बेस्ड मूवमेंट, पूरा देश जुड़ गया था गांधी जी के साथ। गांधी जी ने यहां पे बोला था स्कूलों कॉलेजेस जो भी टाइटल्स हैं सबको छोड़ दो, 1 साल में हम आजादी लेंगे। पूरा देश इन्वॉल्व हो गया, पहली मास बेस्ड मूवमेंट बन गई। ये स्टार्ट हुई थी 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को। और इसी दिन सिमिलर डे के अंदर जो है एक डेथ हो गई थी। किसकी डेथ हुई थी? दैट वाज बाल गंगाधर तिलक जी की। और जब गांधी जी ने बोला था 1 साल में आजादी, तो 1 साल में तो मिली नहीं आजादी। तो 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा हत्याकांड हो जाता है। यहां पे गोरखपुर यूपी के अंतर्गत 22 पुलिसमैन और पुलिस चौकी को जला दिया जाता है। और उसके बाद गांधी जी 12 फरवरी को इस मूवमेंट को खत्म कर देते हैं, क्योंकि गांधी जी हिंसा नहीं चाहते थे। ये इनसे प्रॉमिस किया गया था, इनसे लिया भी गया था प्रॉमिस कि आप ऐसा नहीं करेंगे, और ये चीज हुई और गांधी जी ने मूवमेंट वापस कर ली, क्लियर। और यहां पे चरखे को नेशनल सिंबल दिया गया था और खादी को नेशनल ड्रेस के रूप में लेके आया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। 1930 में आप अगेन डिस्कस कर लिया हमने, सीडीएम, सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च, ये हमने डिस्कस किया था। 1925 में काकोरी ट्रेन इंसिडेंट हुआ था, जिसमें अशफाक उल्लाह खान थे, क्लियर, राजेंद्र लहरी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सारे पर्सन इन्वॉल्व थे इसमें, क्लियर। और ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था यहाँ पे, और गांधी जी ने यहाँ पे डू और डाई का स्लोगन भी दिया था। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, तो आंसर नंबर ए 1920 इज द करेक्ट आंसर। अगला आंसर बताइए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुभाष चंद्र बोस जो हैं यहां पे उन्होंने कौन कौन से सेशंस को जो है आपका प्रिसाइड किया था? यस, शाबाश शाबाश शाबाश। उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन कौन से सेशन को प्रिसाइड किया था, और इनके बारे में जो भी तथ्य हैं आपको पता हैं फटाफट बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो हैं इनका जन्म पहले तो कटक उड़ीसा में हुआ है, जहां पे हमारे इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलते हैं। और इन्होंने त्रिपुरा हरिपुरा सेशन 38 और त्रिपुरी सेशन 1939 दोनों जीते थे। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इनका सेशन जो है, त्रिपुरी वाला सेशन इंपॉर्टेंट है। पत्ता भी सीतारमैया को हराया था, जो कि गांधी जी के नॉमिनी थे। दैट मीन्स इनडायरेक्टली वे में इन्होंने गांधी जी को हराया है यहाँ पे, ठीक है, समझने के लिए। और गांधी जी को हराया है और डिफरेंसेस बढ़ने लगे, गांधी जी के साथ इनके डिफरेंसेस वगैरह बढ़ने लग जाते हैं। और इस चीज को खत्म करने के लिए, जब गांधी जी के साथ डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, इस चीज को खत्म करने के लिए सुभाष चंद्र बोस 39 में ही त्रिपुरी सेशन जीत के ही क्या कर देते हैं? रिजाइन कर देते हैं। जब वो रिजाइन कर देते हैं, जब वो रिजाइन कर देंगे मतलब, ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टेम्परेरी प्रेसिडेंट बैठ जाते हैं 1939 के अंतर्गत। क्लियर हो गया आप लोगों को? और 39 में ही सुभाष चंद्र बोस जी फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी स्टार्ट कर लेते हैं। 1943 सिंगापुर में जाके इंडियन नेशनल आर्मी की भागदौड़ को संभाल लेते हैं। यहां पे सेना को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, दैट इज नेहरू गांधी झांसी एंड सुभाष टुकड़ियों में डिवाइड किया जाता है सेना को, क्लियर। झांसी जो है वो विमेन एक्सक्लूसिव फोर्स है। पहला अंडमान निकोबार को आजाद करवाते हैं, अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का स्वराज नाम रखा जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी जो गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे।
लाहौर, अच्छा इंडियन स्ट्रगल नाम की ऑटोबायोग्राफी किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की देखने को हमें मिलती है। जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, ये सब नारे किसने दिए थे? दैट इज सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। लाहौर 1931 का कोई सेशन नहीं है, लाहौर का सेशन है 1929 का, जिन्हें हम पूर्ण स्वराज सेशन कहा जाता है। और इस सेशन को लाहौर में किया गया था, रिवर रावी के किनारे पे। जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट, क्लियर। और यहाँ पे पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करी गई थी और पहला आजादी दिवस सेलिब्रेट किया गया था 26 जनवरी 1930 को किया गया था। अगर मैं 31 की बात करता हूं तो 31 का सेशन था आपका कराची सेशन, जहां पे प्रेसिडेंट कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। और यहां पे एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था फंडामेंटल राइट के लिए, पहली बार ड्राफ्ट तैयार किया गया था जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ये याद रखने वाले पॉइंट हैं आपके, तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। अगला बताइए, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। द मंगोल अंडर डैश इन्वेडेड ट्रांसऑक्सियाना नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219। 1219 में किसने इन्वेड किया था ये? तो दैट वाज गेंजिस खान। आंसर नंबर क्या बनेगा? डी। चंगेज खान, गेंजिस खान ने इसको इन्वेड किया था, आंसर नंबर डी। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली मैं डिस्कस कर चुका हूं। मंगोल ने सबसे ज्यादा अटैक किसके टाइम पे किया था? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे किया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया है मंगोल्स को, ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए अगला आंसर बताइए। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कब करी थी? गुरु गोविंद सिंह जी जो लास्ट सिख गुरु हैं, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी दैट इज 1699 में वैशाखी डे के ऊपर। और इन्होंने 5 लोगों को चुना था और उनको खालस बनाया था, खालस मतलब प्योर बनाया था, और 5 चीजें पहनाई थी, 5 के पहनाए थे वहां पे, क्लियर। जो के लोग, जो एक अमृत, जिसे पंजाबी में अमृत कहते हैं, एक लिक्विड है जो पीना पड़ता है आपको शुद्ध होने के लिए। फिर उसके बाद आपको 5 चीजें धारण करनी पड़ती हैं सिख धर्म के अनुसार। वो 5 की क्या हैं? एक है कड़ा यू नो, जो ये होता है एक, जो जैसे मैंने पहना हुआ है कड़ा, ठीक है। एक होता है काछा, दैट मीन्स जिसे हम हाफ पैंट कह देते हैं वो, क्लियर। केश मतलब आपके हेयर्स बड़े होने चाहिए। और कंगा एक्चुअली वो कंगा जब अपने पूरे बाल बांध लेते हैं ना, तो यहाँ पे कंगा लगाते हैं, एक छोटी कॉम्ब लगाते हैं। और एक होता है आपका दैट इज किरपान आपने देखा होगा। ये समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी स्टेट से हैं, क्लियर। किरपान जो आपने देखा होगा कि सिख धर्म के जो लोग होते हैं जिन्होंने ये दैट इज खालस बने होते हैं, प्योर बने होते हैं, तो उन्होंने एक चेन मतलब एक ऐसे लटकाई होती है और उसमें एक चाकू होता है, चाकू दैट इज किरपान, ठीक है। तो वो अगेन मतलब कोई मतलब गलत हो रहा है तो उस चीज से बचाने के लिए वो धारण करके रखते हैं। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्लियर। गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं ये सिखों के 10वें सिख गुरु हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। 10th सिख गुरु। चलिए जी आगे करें, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1699 जी। हर्ष मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम डैश टू डैश। हर्ष कौन है यहाँ पे? हर्षवर्धन है, जिसकी जो अपना एक खुद लेखक है, रत्नावली, प्रियादर्शिका और नागानंद नाम की पुस्तकें लिखी हैं। हर्षवर्धन के ऊपर हर्षचरिता लिखी गई है, जो लिखी थी भानभट्ट ने एक कदम्बरी नाम की पुस्तक भी लिखी थी। और जो हर्षवर्धन है इसने अपनी कैपिटल जो है वो थानेश्वर से कन्नौज शिफ्ट करी थी, तो आंसर नंबर ए, यानी कि हरियाणा से यूपी शिफ्ट करी थी। हरियाणा थानेश्वर और यूपी कन्नौज इन्होंने शिफ्ट करी थी, याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। हर्षवर्धन के टाइम पे जो है ह्यूनसांग नाम का जो है व्यक्ति आता है भारत देश में, जो चाइनीज पर्सन है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम। हर्षवर्धन को हराया था पुलाकेशिन II ने हराया था, जो कि चालुक्य वंश का राजा है, और इसने इसका वर्णन किया हुआ है रविकृति ने किया है। ये रविकृति कौन है? ये कोर्ट पोइट है चालुक्य वंश के राजा पुलाकेशिन II का। और ये पुलाकेशिन II को भी हराया था, किसने हराया था? नरसिम्हा वर्मन ने हराया था, जो कि पल्लव वंश का राजा है। पल्लव वंश की जो कैपिटल है वो है कांची, क्लियर। और ये अपने आप को टाइटल ले लेता है वातापी कोंडा, वातापी को जीतने वाला, क्लियर हो गया। और चालुक्य वंश की कैपिटल है बादामी और वातापी, ये आपको याद रखनी है सारी चीजें। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा आपका? ए इज द करेक्ट आंसर। रामाकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर इज लोकेटेड एट विच प्लेस?
जो रामाकृष्ण मिशन है इंस्टीट्यूट है कल्चर का, वो कहां पे लोकेटेड है? सो ये लोकेटेड है कहां पे? दैट इज इन द कोलकाता। आंसर नंबर क्या बनेगा आपका? सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी, कोलकाता इज द राइट वन। क्लियर। रामाकृष्ण मिशन की अगर हम बात करते हैं, रामाकृष्ण मिशन की बात करते हैं, तो ये स्टार्ट किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने स्टार्ट किया था। स्वामी विवेकानंद। क्लियर हो गया आप लोगों को? स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरुजी के नाम पे उनकी टीचिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए जो है रामाकृष्ण मिशन स्टार्ट किया था। स्वामी विवेकानंद जी की अगर हम बात करते हैं तो इनका ओरिजिनल नेम क्या है? नरेंद्रनाथ दत्ता है। स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है 12 जनवरी को, जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। विवेकानंद का इनको टाइटल दिया गया था, किसने दिया था? अजीत सिंह ऑफ खेत्री ने इनको टाइटल दिया था। समझ आया आप लोगों को? स्वामी विवेकानंद जी 1893 शिकागो वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट हुई थी, वहां पे इन्होंने अपना उपदेश दिया था, जहां पे इन्होंने बोला था इंडियंस एंड अमेरिकन आर ब्रदर एंड सिस्टर, ये वर्ड यूज किए गए थे यहां पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। और दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो जो है स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर ही इनके गुरु जी का नाम क्या था? रामाकृष्ण परमहंस। रामाकृष्ण परमहंस। क्लियर। रामाकृष्ण परमहंस जो हैं, इनका ओरिजिनल नेम क्या है? गदोदर चट्टोपाध्याय। गदोदर चट्टोपाध्याय। समझ आया आप लोगों को? ये गदोदर चट्टोपाध्याय जो हैं और जिन्हें हम रामाकृष्ण परमहंस कहते हैं, इनको इनकारनेशन बोला जाता है कि ये इनकारनेशन है, और ये एक पुजारी थे कहां पे? दक्षिणेश्वर टेम्पल में। दक्षिणेश्वर, ये आपका टेम्पल कहां पे है? सो दिस इज इन द टेम्पल, दिस टेम्पल इज इन द कोलकाता। कोलकाता के अंतर्गत आपको देखने को हमें मिलता है दक्षिणेश्वर टेम्पल, और ये काली माता का जो है मंदिर है, और वहां पे जो है ये जो है ये जो है पुजारी थे कौन? गदोदर चट्टोपाध्याय, जिन्हें हम कहते हैं रामाकृष्ण परमहंस कहा जाता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। कोलकाता में एक दो चीजें और याद कर लीजिए, कोलकाता में आपका साहा इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भी देखने को हमें मिलता है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। समझ आया? ये तो है ही है, और इसके अलावा जो है कोलकाता में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट भी है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट भी देखने को हमें मिलता है यहां पे। आंसर नंबर सी इज द राइट वन। क्लियर। आंसर नंबर सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भुवनेश्वर की अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा की कैपिटल है, और यहां पे जगन्नाथ टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, उदयगिरी, खांडगिरी हिल्स देखने को मिलती हैं। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन देखने को मिलती है, जो खारवेल की इंस्क्रिप्शन है, और जो है आपके कोलकाता में चिलिका लेक, जो लेगून लेक है, वो देखने को हमें मिलती है। सो दैट्स इट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आंसर नंबर सी, कोलकाता इज द करेक्ट आंसर। कोलकाता। चलिए जी अगला आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए। शुंग डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय, जो शुंग डायनेस्टी है वो किसके द्वारा बनाई गई है? शुंग डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय, शुंग डायनेस्टी को किसने बनाया था? इसके संस्थापक कौन थे? शुंग डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो थे आपके पुष्यमित्र शुंग। आंसर नंबर क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली पुष्यमित्र शुंग जो हैं, ये एक कमांडर इन चीफ थे, सेनापति थे। किसके? बृहद्रथ के। बृहद्रथ के सेनापति थे, कमांडर इन चीफ थे। ये बृहद्रथ कौन है? ये आपका मौर्य वंश का लास्ट राजा है। मौर्य वंश का लास्ट राजा है, और इसको मार के जो है इन्होंने शुंग वंश बनाया था, और किसने? पुष्यमित्र शुंग ने बनाया था। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। शुंग डायनेस्टी में पुष्यमित्र शुंग का एक बेटा है जिसका नाम है अग्निमित्र। अग्निमित्र। क्लियर। और इस अग्निमित्रा की लव स्टोरी है मालविका के साथ, और इसके लिए इनकी दोनों को मिला के एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। ये पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है कालिदास जी ने। कालिदास जी को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहते हैं। मेघदूत, ऋतु सुहार, कुमार संभव, ये सारी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। आंसर नंबर ए। उसके बाद अगर मैं देवभूति की बात करता हूं तो देवभूति जो है आपके कान्वा डायनेस्टी, जो आपकी कान्वा डायनेस्टी है, कान्वा डायनेस्टी जो है आपकी, जी 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 जी, कान्वा डायनेस्टी जो है वो देवभूति को मार के बनी थी। देवभूति जो है ये लास्ट राजा है, किसका? शुंग वंश का लास्ट राजा है।
लास्ट शुंग एम्पायर है। और जो आपका डेट इज कान्वा डायनेस्टी जो बनाई थी वो किसने बनाई थी? वासुदेव कान्वा ने बनाई थी। क्लियर। और वासुदेव कान्वा ने किसको मारा था? वो मारा था किसको? देवभूति को मारा था। और अगेन अपनी ये सारी चीजें स्टार्ट करवाई थी। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1, ठीक है जी। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। पुष्यमित्र शुंग इज द राइट वन। अगला बताइए। शाबाश। यस, कालिदास इज द कोर्ट पोइट ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्हें हम चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जी। अभिनव भारत सोसाइटी जो है इनमें से किसके द्वारा स्टार्ट करी गई थी? अभिनव भारत सोसाइटी मित्रा मेला, ठीक है, ये स्टार्ट किसने करी थी? वीडी सावरकर जी ने और जीडी सावरकर जी ने, गणेश दामोदर सावरकर और वीर दामोदर सावरकर द्वारा ये स्टार्ट करी गई थी। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर के लिए आपको एक चीज आपको पता होनी चाहिए, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो कल के पेपर में क्वेश्चन भी था। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो पुस्तक लिखी गई है आपकी, वो किसके द्वारा लिखी गई थी आपकी? दैट इज बाय द वीडी सावरकर। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। एमजी रनाडे की अगर मैं बात करता हूं तो ये लिंक करते हैं आपके पूना सार्वजनिक सभा से लिंक करते हैं, ये याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। और एसपी केलकर की अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो इन्होंने ब्रह्मो समाज ऑफ बॉम्बे, जो ब्रह्मो समाज बॉम्बे का था वो लीड कौन कर रहा था? एसपी केलकर कर रहे थे। क्लियर हो गया आप लोगों को जी। आंसर नंबर क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर। यस, आंसर नंबर बी, वीडी सावरकर इज द राइट वन। वीडी सावरकर। तो यहां पे देख लीजिए, वीडी सावरकर जी के बारे में, इनको कहते हैं द क्रिएटर ऑफ हिंदुत्व, यानी कि हिंदुइज्म और नॉट हिंदुइज्म, हिंदुत्व की जो बातें स्टार्ट करी थी वो जो स्टार्ट किसने करी थी? बाय द वीडी सावरकर जी। और हिंदू रिलीजन को जो है आपका रिकन्वर्ट करवा रहे थे, जो लोग जो है दूसरे धर्मों में जो है बढ़ गए थे, मतलब चेंज हो गए थे, उसको दोबारा से हिंदुइज्म में करवा रहे थे। हिंदुत्व का टर्म इन्होंने क्रिएट किया और जो है मतलब ये सोशल एंड पॉलिटिकल कम्युनलिज्म के ऊपर बात करता है ये। और अभिनव भारत सोसाइटी जो है इन्होंने स्टार्ट करी थी, और फ्री इंडिया सोसाइटी जो इंग्लैंड में इन्होंने स्टार्ट करी थी। इंडियन वॉर ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 के लिए इन्होंने बोला था। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, दैट इज ऑफ वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। हु वाज द अकबर फाइनेंस मिनिस्टर? अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? ये जो चार लोग हैं, ये चार के चार लोग जो हैं नवरत्न में आते हैं, अकबर के नवरत्न में आते हैं। तो इनके फाइनेंस मिनिस्टर कौन हैं? तो वो हैं टोडरमल। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन, टोडरमल इज द राइट आंसर। टोडरमल की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने टोडरमल सिस्टम की बात करी थी, जब्ती सिस्टम की बात करी थी, दहसाला सिस्टम की बात करी थी। क्लियर। जब्ती सिस्टम, दहसाला सिस्टम, जमेद जो है आपका टोडरमल सिस्टम, इन्होंने बातें करी थी। और बंदोबस्त सिस्टम, ये सारे नाम एक ही चीज के साथ जुड़ते हैं, बंदोबस्त सिस्टम। क्लियर। और इसका मतलब क्या होता है? टैक्स अकॉर्डिंग टू द लैंड, जो टैक्स होगा वो लैंड के अकॉर्डिंग जो है आपका टैक्स लगेगा। ये आपका टोडरमल ने बताया था, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे। और आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो ऑप्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे बीरबल है, बीरबल की अगर मैं बात करूं तो बीरबल जो है यहाँ पे अकबर का जो है सलाहकार है, और अकबर जो है इसकी बातें बहुत जल्दी मानता है बीरबल की। और बीरबल जो है इसका ओरिजिनल नेम क्या है? महेश दास, महेश दास। क्लियर। और इसको बीरबल का नाम अकबरी देता है, फिर इसको राजा का टाइटल भी अकबर देता है, ये याद रखना। और बीरबल की अगर मैं बात करूं, अकबर ने एक धर्म स्टार्ट किया था जिसका नाम था दीने इलाही। दीने इलाही का मतलब ये था जिसमें सभी धर्मों का मिश्रण था, अच्छी अच्छी बातें थी। क्लियर। और उसको ज्वाइन करने वाला अकेला हिंदू, और लास्ट हिंदू की बात करूंगा मैं तो दैट वाज बीरबल। पहला और आखिरी हिंदू बीरबल था। और बीरबल के अलावा अबुल फजल, जिन्होंने आईने अकबरी अकबरनामा लिखी थी, वो भी जो है इस धर्म को ज्वाइन किए थे। मानसिंह की अगर मैं बात करता हूं, राजा मानसिंह, राजा का टाइटल मानसिंह को अकबर ने दिया। मनसबदारी प्रथा जो अकबर ने स्टार्ट करी थी, तो वो अकबर के किस पर्सन को जो है सबसे ज्यादा मनसबदारी मिलती थी? राजा मानसिंह को। राजा मानसिंह जो हैं इन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी, दैट इज बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी की जो लड़ाई थी आपकी, वो कब लड़ी गई थी? 1576 में लड़ी गई थी। क्लियर। और इस लड़ाई में मानसिंह के साथ कौन थे? राजा मानसिंह के साथ कौन थे? दैट वाज कौन थे राजा मानसिंह के साथ?
यार नाम निकल गया दिमाग से। राजा मानसिंह के साथ किसने लड़ाई लड़ी थी? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के साथ जो है लड़ाई हुई थी। महाराणा प्रताप के पास एक घोड़ा था जिसका नाम चेतक था, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर, याद रखें। और राजा मानसिंह ऑब्वियसली बात है अकबर की साइड से लड़ रहा है। मुला दो प्याजा, मुला दो प्याजा भी जो है एडवाइजर है और इसकी भी बातें मानी जाती हैं। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अकबर इज द राइट आंसर। अकबर ने जब दीने इलाही का धर्म स्टार्ट किया था तो सारी भागदौड़ जो है धर्म की अपने हाथ में ले ली थी और जो है सभी चीजों के फैसले ये लेता था, कौन? अकबर लेता था। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। अकबर के ऊपर पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है आईने अकबरी, आईने अकबरी और अकबरनामा। आईने अकबरी और अकबरनामा जो कि लिखा किसने है? अबुल फजल ने लिखी थी, ये आपको याद रखनी है। अबुल फजल द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। दो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। और अकबर ने आपको पता है गुजरात जीत के जो है बुलंद दरवाजा बनाया था फतेहपुर सिकरी में। समझ आया जी? इबादत खाना बनाया था, हॉल ऑफ प्रेयर बिल्कुल बनाया था इन्होंने। चलिए अगला बताइए। इन 1941 who decided to peacefully oppose the war effort through a policy of personal civil disobedience? मतलब सवर्ण अवज्ञा की नीति के दौरान जो है वॉर एफर्ट्स को दूर करना, ये किसने बताया था? यस बताइए जी। जो नॉन वायलेंस है, अहिंसा है, वो एक सेंटर पीस है एक इंडिविजुअल सत्याग्रह का। क्लियर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है गांधी जी ने स्टार्ट करवाई थी ये। तो इट मींस यहां पे सीधी सी बात ये है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान रखिए। यहां पे वर्ड यूज क्या कर रहे हैं? पर्सनल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, पर्सनल, दैट मींस यहां पे बात आ रही है व्यक्तिगत सत्याग्रह की। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात आ रही है जिसे आप वर्ड यूज करते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह। क्लियर। अब एक्चुअली क्या था इंडिविजुअल सत्याग्रह? ये सत्याग्रह जो हुआ था 1940-41 में स्टार्ट किया गया था। अब बात यहां पे ये आती है, जब 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजाइन कर देती है। जब रिजाइन उन्होंने कर दिया, रिजाइन करने के बाद गांधी जी के पास जाते हैं और सत्याग्रह की बात कहते हैं कि सत्याग्रह आपको करना होगा और करना चाहिए। तो बदले में गांधी जी क्या कहते हैं कि आप नॉन वायलेंस रखें, अहिंसा रखें, मतलब हिंसा ना होने दें, और वो ही एक सेंटर पीस है इंडिविजुअल सत्याग्रह का। अब ये मेरा सत्याग्रह ना होके ये हर पर्सन का अपना अपना सत्याग्रह है, इंडिविजुअल सत्याग्रह है, व्यक्तिगत सत्याग्रह है, लेकिन उसके लिए आपको मानना क्या होगा? नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा की बात आपको माननी पड़ेगी। क्लियर हो गया? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो पीसफुली अपोज करने का जो बात थी, ये किसने डिसाइड करी थी? वो डिसाइड करी थी किसने? महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट करी थी। लेकिन अगर आपसे पेपर में पूछा जाए, पेपर में क्वेश्चन कि इंडिविजुअल सत्याग्रह को स्टार्ट किसने किया था, जब इंडिविजुअल सत्याग्रह के अंतर्गत जो पहले सत्याग्रही पकड़े गए थे, जेल में गए थे, वो कौन थे? तो वो थे आपके, डेट इज, इसमें तो ऑप्शन नहीं लिखा हुआ, बट डेट इज आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे वाज द फर्स्ट सत्याग्रही जिनको पकड़ा गया था, ये याद रखना है। और ये इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940-41 में जब हुआ था, कहां से हुआ था? पावनार से हुआ था, महाराष्ट्र से देखने को हमें मिला था, पावनार महाराष्ट्र से। समझ आया आप लोगों को? तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर, महात्मा गांधी। आचार्य विनोबा भावे जी ने ये स्टार्ट किया था, आचार्य विनोबा भावे जी ने। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, ये याद रखना है आपको। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी जी की अगर मैं बात करता हूं तो महात्मा गांधी जी ने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट किया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च, ये नाम से आप जानते होंगे, और ये स्टार्ट हुआ था 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930 तक, ये जो है बात करी गई थी, ये याद रखनी है आपको। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी के साथ जो है टोटल लोग कितने थे? दैट इज 78+1। क्लियर, 79 लोग थे टोटल, और 24 दिन ये आपका बात चली थी। 285 जो है माइल चला था,
और 240 माइल्स और 385 किलोमीटर का ये रास्ता था। ये इन्होंने साबरमती आश्रम से जो है अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी और दांडी पहुंचे थे। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो यहां पे तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिल्कुल अलग है, यहां पे पर्सनल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात हो रही है, जिसका मतलब है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में आचार्य विनोबा भावे वाज द फर्स्ट सत्याग्रही जिनको पकड़ा गया था, लेकिन सेकंड सत्याग्रही कौन थे? दैट वाज जवाहरलाल नेहरू जी, ये याद रखना। और अगर आपसे पूछ लिया थर्ड सत्याग्रही जो पकड़े गए थे वो कौन थे? दैट वाज ब्रह्मदत्त। थर्ड सत्याग्रही जो पकड़े गए थे एंड दैट वाज ब्रह्मदत्त। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर, महात्मा गांधी। क्लियर हो गया आप लोगों को जी। अब अगर हम बात करें बाकी ऑप्शंस की, अगर हम बात करते हैं, तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू जो हैं जिन्होंने 3 की 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था, इनके अलावा भीमराव अंबेडकर जी ने भी ज्वाइन किया था तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की बात करें तो ये हमारे देश के आजाद भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं। 11 नवंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है यंगेस्ट प्रेसिडेंट है आईएनसी के। क्लियर। लॉन्गेस्ट टेन्योर, लंबा समय जो है इनका है, किनका? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का। 1940 से 45 तक जो है इन्होंने बात करी थी। यहां पे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की अगर मैं बात करता हूं तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी, दैट इज इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम जो है पुस्तक इन्होंने लिखी थी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। जवाहरलाल नेहरू जी की अगर मैं बात करता हूं तो जवाहरलाल नेहरू जी ने एक पुस्तक लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। ये याद रखना है आपको। आंसर नंबर डी। अच्छा, महात्मा गांधी जी के नाम पे एक क्वेश्चन और आ जाता है आपको पेपर में। इंडियन ओपिनियन नाम का जो पेपर था इन्होंने साउथ अफ्रीका से लिखा था। और इसके अलावा हिंद स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया, क्लियर, हरिजन, ये सारे जो हैं आपके कहां से? भारत इंडिया में आके लिखे थे इन्होंने। सो आंसर नंबर डी। महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। और महादेव देसाई जो हैं इनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे। चलिए जी अगला आंसर बताइए। सिजदा सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? सिजदा सिस्टम जो है ये किसने स्टार्ट किया था? शाबाश, फटाफट बताइए। सिजदा सिस्टम, सिजदा का मतलब क्या होता था? सलाम करके आना दरबार में, सलाम करके आना, ऐसे सिर झुका के सलाम करते आना है, सिजदा वो होता है। और सिजदा सिस्टम पैबोज सिस्टम, पैबोज होता था जो आते ही राजा के पैरों को चूमना, पैबोज सिस्टम। ये स्टार्ट किसने किया था? तो दिस वाज स्टार्टेड बाय द बलबन। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बलबन ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी फॉलो करी थी, जो आगे अलाउद्दीन खिलजी ने फॉलो करी थी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। और प्लस इसने उलेमास को बोला था कि आपको धर्म में जो है इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आपको एडमिनिस्ट्रेशन में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ धर्म में ही रहा कीजिए। सब चीजें उलेमास जो धर्म की इंस्ट्रक्शन देते थे। और इसने अपने आप को जो है नियाबत खुदाई, क्लियर, और जिले इलाही के नाम से बोला था। किसने? बलबन ने। और इसका मतलब क्या होता था? द शैडो ऑफ द गॉड, यानी कि भगवान की छाया की बात करी गई थी यहां पे। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। सो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी फॉलो करी इन्होंने, ये सब चीजें इन्होंने फॉलो करी। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बलबन ने चालीसा ग्रुप को भी खत्म किया था। चालीसा का मतलब क्या था? जो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। चालीसा का मतलब यह था कि 40 लोगों का ग्रुप है जो आगे राजा को चुना करेगा, और वो इसने खत्म किया था। किसने? बलबन ने। क्लियर हो गया आप लोगों को। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करूं तो ये फाउंडर हैं, मतलब इन्होंने स्टार्ट किया था दिल्ली सल्तनत, या फिर दिल्ली सल्तनत कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो ममलूक डायनेस्टी, ममलूक वंश, और इलबरी डायनेस्टी, या फिर आप कह सकते हो स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, इन्होंने स्टार्ट किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था किसका? मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी ने बैटल ऑफ तराइन लड़ी थी, पहली और दूसरी, 1193 1194। क्लियर। दोनों लड़ाइयां जो हैं किसके अगेंस्ट लड़ी थी? पृथ्वीराज चौहान जी के साथ। दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जी को हराया गया था, और पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीते थे मोहम्मद गोरी से। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने कुआउत उल इस्लाम, पहली मुस्लिम बिल्डिंग दिल्ली में बनाई, कुआउत उल इस्लाम इंडिया में बनाई, ठीक है। और प्लस कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करवाया, और कंप्लीट उसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। लाहौर में चौगान खेलते खेलते इसकी डेथ हो गई थी, वहीं पे इसका क्या है? टॉम है। इनकी कैपिटल भी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। बलबन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी इन्होंने फॉलो करी थी। अली गुरशप इनका ओरिजिनल नेम है।
अली गुरशब, और इनको दूसरा सिकंदर भी कहते हैं, सेकंड अलेक्जेंडर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा एक्सपीडिशन करी थी। साउथ इंडिया तक जाने वाला पहला राजा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी था। साउथ इंडिया तक गया था, और कौन भेजा था? मलिक कफूर को भेजा था साउथ इंडिया में, जिन्हें हम कहते हैं हजार दिनारी, जो इनका गुलाम था। और मलिक कफूर को भेजा था। मलिक कफूर जो है प्रताप रुद्रदेव, वहां वारंगल के राजा हैं ये, वहां से कोहिनूर हीरा लाके किसको दिया था इन्होंने? दैट इज अलाउद्दीन खिलजी को। दूसरा सिकंदर कहते हैं, सिकंदर सानी का इनके पास टाइटल है। मार्केट रिफॉर्म इन्होंने की हैं, 4 ऑर्डिनेंसेस इन्होंने इश्यू करी थी मार्केट रिफॉर्म के लिए। क्लियर? चेहरा सिस्टम, जिन्हें हम हुलिया सिस्टम कहते हैं, वह रोल नंबर 1, 2, 3 इन्होंने स्टार्ट किया था। चेहरा दाग सिस्टम, ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस की बात करी थी यहां पे। क्लियर? उसके बाद जो है मुश्तक राज की पोस्ट तैयार करी थी, जो कि आपका टैक्स कलेक्शन के लिए आपको देखने को मिलती थी। और प्लस इन्होंने दी है जो है दैट इज शाहने मंडी की पोस्ट तैयार करी थी, जो कि मार्केट के अंदर रिफॉर्म लेके आने के लिए कहता था। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी के लिए लड़ाई लड़ी थी चित्तौड़गढ़ की, और राणा रतन देव जी को धोखे से मारा था। और इस चीज का एपिसोड जो वर्णन किया गया है वो पद्मावत पुस्तक में किया गया है, जो लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने, याद रखना। मोहम्मद बिन तुगलक द वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया बोला जाता है इनको। 5 कारण थे जो वाइजेस्ट फूल कहते हैं इसको। पहला कारण क्या था? दोआब रीजन के अंदर डबल टैक्स लगाया था इन्होंने। दूसरा, कैपिटल शिफ्ट करी थी दिल्ली से दौलताबाद, जिसे हम देवगिरी कहते हैं। तीसरा, टोकन करेंसी इन्होंने मार्केट में लेके आए। चौथा, इराक के ऊपर अटैक करने की बात करी लेकिन गए नहीं। पांचवा, कुमाऊं हिल्स का अटैक जो इनके ऊपर गलत साबित हुआ था। क्लियर? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इब्न बतूता भारत देश में आया था। इब्न बतूता आया कहां से था? मोरक्को से आया था, मोरक्को से। क्लियर? और इसने एक पुस्तक लिखी थी, दैट वाज सफरनामा, जिसे और क्या कहते हैं हम? रहला कहते हैं। सफरनामा और रहला। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बलबन इज द राइट वन, बलबन। चलिए अगला आंसर बताइए। तभी आप काफी बच्चे मुझे जो पेपर में कहते हैं ना कि सर आपकी आवाज सुनाई देती है, वो इसीलिए सुनाई देती है क्योंकि मैं मल्टीपल रिवीजन करवा देता हूं, ठीक है। और उसी के कारण जो है पेपर में आपको लगता है कि यार इतना इजी क्वेश्चन, मतलब इतना इजी का मतलब यहां पे ये है कि आपको इजी लगता है क्योंकि आता है आपको, ठीक है जी। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु एस्टैब्लिश ए न्यू लैंड एरिस्टोक्रेसी इन द बंगाल? भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने करी थी? लैंड एरिस्टोक्रेसी की स्थापना किसने करी थी? मुर्शिद कुली खान ने स्टार्ट करी थी। मुर्शिद कुली खान ये जो है पहला जो है गवर्नर था बंगाल के अंतर्गत, औरंगजेब के द्वारा अपॉइंट किया गया था, याद रखें। मीर जाफर आपको पता है कि जिसने सेना के राज किसको बताए थे? सिराजुद्दौला के सेना के राज किसको बता दिए थे? दैट इज रॉबर्ट क्लाइव को। बैटल ऑफ प्लासी के अंतर्गत प्लासी में सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, ये पता होना चाहिए। शाह आलम की बात करता हूं प्लेयर, और जो है मीर कासिम की बात करते हैं, और प्लस जो है आपके शुजादुल्ला की बात करते हैं। तो इन्होंने जो है ट्रिपल अलायंस बनाई थी और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है इन्होंने अटैक किया था, और मुनरो वाज द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम, और इन्होंने सबको मतलब मुनरो जीत गया था, ट्रिपल अलायंस को हरा दिया था। और इसका मतलब अब इंडिया में राज किसका चलने वाला है? ब्रिटिशर्स का चलने वाला है, क्योंकि शाह आलम 2 जो थे वो आपके मुगल एम्परर थे। मीर कासिम जो है बंगाल के अंदर का था, शुजादौला अवध के अंतर्गत था। तो दैट मीन्स इन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया के ऊपर, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूरा ही कैप्चर कर लिया। तो इट मीन्स अब कौन चलाएगा? दैट इज ये मुनरो चलाएगा, और अपना ये ब्रिटिशर चलाएंगे। और ये लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ बक्सर की, दैट इज इन द 1764। क्लियर? और उसके बाद जो है ट्रीटी हुई थी, इलाहाबाद की ट्रीटी साइन हुई थी इन सबके बीच में। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए। अगला बताइए जी, अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। पटना डिवीजन के कमिश्नर कौन थे 1857 रिवोल्ट के टाइम पे? पटना बिहार की बात चल रही है यहाँ पे, तो वो कौन थे? दैट इज विलियम टेलर। आंसर नंबर क्या बनेगा? 1 इज द करेक्ट आंसर। विलियम टेलर इज द राइट आंसर। बिहार में जगदीशपुर से आपका रिवोल्ट स्टार्ट किया गया था, और कौन थे लीडर? कौन थे? कुंवर सिंह एंड अमर सिंह वॉज अ लीडर। क्लियर? आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1857 रिवोल्ट के टाइम पे आंसर नंबर 1 इज द राइट वन, आंसर नंबर 1। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, Who among the following Governor General of the English East India Company introduced the policy of neutrality and non-intervention in the affairs of the Indian native state? इनमें से कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जिन्होंने न्यूट्रलिटी मतलब न्यूट्रल रहेगा, ना इधर ना उधर की बात करेगा, और नॉन इंटरवेंशन का मतलब वो दखल अंदाजी नहीं करेगा जो कि इंडियन स्टेट के सब्जेक्ट होते थे उसमें। तो ये किसने बोला था? यस, पीस और नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी फॉलो करी थी, वो करी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड कॉर्नवालिस वही है जिन्होंने जमींदारी प्रथा को स्टार्ट किया था। जमींदारी प्रथा को और क्या कहते थे? परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इन्होंने स्टार्ट करी थी। किसकी रिकमेंडेशन से स्टार्ट करी थी? जॉन श्योर की रिकमेंडेशन से स्टार्ट करी थी। 1793 में स्टार्ट करी गई थी ये। क्लियर, ये याद रखना। लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है, सिविल सर्विसेज के जनक। सिविल सर्विसेज के दिमाग में से आता है मेरे क्वेश्चन ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। ऑल इंडिया सर्विसेज में जो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 312 आता है, जिसमें 3 सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये तीनों चीजें आती हैं, ये देखने को मिलती हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज की जो चीज है वो स्टार्ट कहां से हुई थी? राज्यसभा से स्टार्ट हुई थी, और एट द एंड उसको क्रिएट किसके द्वारा किया गया था? पार्लियामेंट द्वारा क्रिएट किया गया था, ये याद रखना। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वॉरेन हास्टिंग की अगर मैं बात करता हूं तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर जो आपके गवर्नर थे, गवर्नर से गवर्नर जनरल बनाए गए थे वो वॉरेन हास्टिंग थे, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश करी थी 1774 में। क्लियर, इन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट को खत्म किया था जो कि इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद स्टार्ट हो गई थी। लॉर्ड वेलेस्ले की बात करते हैं, सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस का मतलब सहायक संधि की बात हो रही है। सहायक संधि स्टार्ट हुई थी 1798 में बाय द लॉर्ड वेलेस्ले, और स्टार्ट किसके द्वारा करी गई थी? वेलेस्ले द्वारा। और पहली जो स्टेट जो कैप्चर करी गई थी और जिसने साइन किए थे दैट वाज हैदराबाद। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द राइट वन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए अगला आंसर बताइए। आनंद मठ जो लिखी गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, जहां से हमने जो है आपका इसका बैकग्राउंड क्या था? दैट इज सन्यासी रिवोल्ट, सन्यासी रेबिलियन, और इसी से ही हमने वंदे मातरम का जो सॉन्ग है वो यहां से लिया था। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया है। अब बात यह है कि कौन से साल में ये पब्लिश करी गई थी, तो ये पब्लिश करी गई थी 1882 में। आंसर इसमें बी, सी इज द करेक्ट आंसर। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दुर्गेश नंदिनी ये भी पुस्तकें जो है लिखी गई हैं। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। 1878 की अगर मैं बात करता हूं तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया था आपका। इसमें क्या था? आप अपनी लैंग्वेज में पेपर छाप सकते हैं, लेकिन उसकी पहली कॉपी मेरे पास आएगी। अगर उसमें कुछ गलत लिखा होगा तो आपका लाइसेंस भी कैंसिल किया जाएगा और आपको सजा भी मिलेगी। तो वो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट में था। आर्म्स एक्ट भी था। आर्म्स एक्ट में क्या था कि अगर इंडियंस को बंदूकें रखनी है, अपने पास आर्म्स रखनी है, तो उसको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा लाइसेंस की जरूरत उसको नहीं है अगर कोई यूरोपियन रखता है। तो ये दोनों एक्ट जो हैं 1878 में पास किए गए थे, और ये जो है लॉर्ड लिटन के टाइम पे किया गया था। लॉर्ड लिटन को रिएक्शनरी वाइसरॉय, वाइसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर, क्लियर, अनपॉपुलर वाइसरॉय के नाम से जाना जाता है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1882 इज द राइट आंसर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए जी अगला आंसर बताइए। 1945 की जो कॉन्फ्रेंस थी आपकी, वो एक मीटिंग थी जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया और लॉर्ड वेवल की हुई थी, जिसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी मौजूद थे। और ये मीटिंग कहां पे हुई थी? और इस मीटिंग को, लॉर्ड वेवल की मीटिंग को शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। और शिमला कॉन्फ्रेंस मतलब ये शिमला में मीटिंग हुई थी। शिमला को समर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, और ये बनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी, द समर कैपिटल ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यस, बिल्कुल। इसमें बात करी गई थी कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिलेगी मुस्लिम्स की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसको जो है रिफ्यूज कर दिया था, और इन्होंने बोला था कि सारे पोर्टफोलियो इंडियंस के पास जाएंगे, लेकिन डिफेंस वाला फोल्डर, डिफेंस वाला पोर्टफोलियो है वो इंडियंस के पास ना जाके वो अंग्रेजों के पास ही रहेगा। ये सब बातें यहां पे करी गई थी। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। शिमला इज द राइट वन। नेक्स्ट बताइए। 1930 और 32 के बीच में जो आपकी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं वो कितनी हुई हैं? 30 से 32 तक, तो वो हुई हैं आपकी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। बात ये है, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो क्यों रही थी, ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो क्यों रही थी? ये था आपके कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म की रिपोर्ट थी। ये
जो कि साइमन कमीशन भारत में आया था, उसने एक रिपोर्ट जो है आपकी बना के वो दे दी थी अंग्रेजों को, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो रिपोर्ट को डिस्कस करना था। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है आपकी तीनों की तीनों लंदन में हुई हैं, और तीनों की तीनों को ज्वाइन करने वाले एक तो भीमराव अंबेडकर जी थे, भीमराव अंबेडकर जी थे, और आपके तेज बहादुर सप्रू भी थे। क्लियर। आईएनसी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आपका सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग जो है इरविन सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देगा और गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस कर लेंगे, और साथ के साथ जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी आएंगे। 31 में ये पैक्ट साइन हुआ था, जिसे हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी तो गए थे आईएनसी की साइड से, लेकिन विमेन सेक्शन को वहां पे रिप्रेजेंट किसने किया था? सरोजनी नायडू ने, जिन्हें हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और पहली भारतीय महिला जो आईएनसी की चेयरपर्सन बनी थी 1925 में कानपुर सेशन में। अदरवाइज पहली महिला चेयरपर्सन कौन थी? 1917 में एनी बेसेंट बैठी थी कलकत्ता सेशन में, और वो थी आयरलैंड से आई हुई लेडी। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी। बंदी जीवन इज रिटन बाय, बंदी जीवन जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? बंदी जीवन इज रिटन बाय सचिंद्र नाथ सान्याल। आंसर नंबर क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर। सचिंद्र नाथ सान्याल जो बिलोंग करते हैं वो HRA से बिलोंग करते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जो 1924 में बनी थी। चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, क्लियर, और जो है अशफाक उल्ला खान, और जो है अशफाक उल्ला खान हो गए, क्लियर, और राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, क्लियर, ये सारे लोग जो हैं जो किससे बिलोंग करते हैं? HRA से बिलोंग करते हैं। फिर HRA जो है HSRA बना था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, 1928 में, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, ये लोग थे, लीडर थे, मेन थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ये बनी थी। भगत सिंह जी के द्वारा लिखी गई थी एक पुस्तक, दैट इज व्हाई आई एम एथीस्ट, Why I am Atheist। भगत सिंह जी ने भारतीय नौजवान सभा जो है स्टार्ट करी थी 1926 में, कहां पे? लाहौर में। भगत सिंह जी ने जो है जेल में, भगत सिंह जी ने असेंबली में बम फेंका था, किसके साथ गए थे? बटुकेश्वर दत्त लेके गए थे साथ में। और भगत सिंह जी ने साइमन कमीशन के बाद जो है लाला लाजपत राय की डेथ का बदला स्कॉट को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन स्कॉट उस दिन एब्सेंट था, जो है सॉन्डर्स आया और सॉन्डर्स को उन्होंने मार दिया। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। और प्लस जो है असेंबली में बम फेंक लिया था, और प्लस एक चीज और भी है, लाहौर जेल के अंतर्गत इन्होंने भूख हड़ताल करी थी फॉर द इक्वालिटी। जो इंडियन कैदियों को और ब्रिटिश कैदियों को जो चीजें मिलती थी वो डिसिमिलर थी, मतलब सिमिलर चीजें नहीं मिलती थी, इसके लिए इन्होंने भूख हड़ताल करी थी। और 64th डे के ऊपर एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी जिसका नाम था जतिन दास, जतिन दास जो है नाम था। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। आंसर इसमें क्या बनेगा? यस, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बताइए जी। रंगपुर जो है जगह है ये कहां पे है? रंगपुर एंशिएंट साइट है, कहां पे? रंगपुर जो है आपकी वहां पे एग्रीकल्चर के साइंस देखने को मिलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये साइट है, और वो है कहां पे? गुजरात में। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, गुजरात इज द राइट वन। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, गुजरात में ये देखने को मिलता है, यस गुजरात में। चलिए अगला देखिए जी। सो हियर इज द रंगपुर कल्चर, सो दिस इज इन द गुजरात। अगला देखिए जी, मुद्रा राक्षस एक हिस्टोरिकल प्ले है, एक बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? मुद्रा राक्षस जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? मुद्रा राक्षस की बात करूं, देवी चंद्र गुप्तम की अगर मैं बात करता हूं, देवी चंद्र गुप्तम, ये चंद्रगुप्त के लिए लिखी गई है, और ये जो है विशाख दत्त ने लिखी है। आंसर नंबर सी इज द राइट वन। भानभट्ट की बात करता हूं, भानभट्ट एक कोर्ट पोइट हैं, किसके? कोर्ट पोइट हैं हर्षवर्धन के, हर्षवर्धन के कोर्ट पोइट हैं। और भानभट्ट ने पुस्तक कौन सी लिखी थी? दैट इज हर्षचरिता, हर्षचरिता, क्लियर, और कदम्बरी, कदम्बरी नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी थी। क्लियर हो गया आप लोगों को। और अगर मैं बात करता हूं हर्षवर्धन की, हर्षवर्धन एक खुद लेखक हैं, हर्षवर्धन ने लिखी थी प्रियादर्शिका, नागनंद और रत्नावली, ये पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, किसने? हर्षवर्धन ने। आंसर नंबर सी इज द राइट वन। आंसर नंबर सी, विशाख दत्त इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन बताइए।
इंडियन रूलर्स द्वारा जो बात करी गई है आपकी यूलॉजिस्ट की इंस्क्रिप्शन की, जो 6th सेंचुरी से है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं प्रशस्ति। प्रशस्ति कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि लाइक फॉर एग्जांपल इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसे हम और क्या कहते हैं? प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के ऊपर लिखी गई है ये, ठीक है। और किसकी है ये? हरिसेन की, ये याद रखना। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ये भी प्रशस्ति है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो उड़ीसा में देखने को मिलती है राजा खारवेल के नाम पे, तो ऑब्वियसली बात है खारवेल की है, ये देखने को मिलती है। ऐसे ही जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है आपकी, और ये भी रुद्र दमन के लिए, ये रुद्र दमन के लिए देखने को हमें मिलती है। ये आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है? बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। समझ आया? चलिए अगला देखते हैं। हु डिसाइफर्ड द अशोकन इंस्क्रिप्शन? अशोक की शिलालेख को किसने पढ़ा था? अशोक की शिलालेख को किसने पढ़ा था? यस बताइए। अशोक की शिलालेख को किसने पढ़ा था? और इस शिलालेख में बताया गया था ब्रह्मी यूज हो रही है, खारोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक भाषाएं यूज हो रही हैं। समझ आया? और इसमें देवम प्रिया और पियादशी के नाम से बुलाया जाता है। किसको बुलाया जाता है? अशोक को बुलाया जाता है। और यह पढ़ी किसने थी? जेम्स प्रिंसेप ने। आंसर नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप ने इस चीज को पढ़ा था। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 1 जेम्स प्रिंसेप इज द राइट आंसर। निकोलो कॉन्टी जो है देवराय 1 के टाइम पे आया था। देवराय 1 जो कि आपके तुलुवा डायनेस्टी जो है आपकी विजयनगर इंपायर के अंदर तुलुवा डायनेस्टी के अंतर्गत देखने को मिल रहे थे। निकोलो कॉन्टी, क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, इन्होंने हमें बताया है कि हिंदू अकाउंट मतलब हिंदू धर्म के बारे में बताया है विजयनगर इंपायर के टाइम पे कैसा था। और प्लस ये जो आपका निकोलो कॉन्टी है ये आया कहां से था? इटली से। इटालियन ट्रेवलर है ये याद रखना है आप लोगों को। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जेम्स प्रिंसेप इज द राइट वन। ज्योतिबा फुले जो हैं ये वो हैं, आपको पता होगा, जिन्होंने गुलामगिरी नाम की पुस्तक लिखी थी। क्लियर? और ये संस्थापक हैं सत्यशोधक समाज के। सत्यशोधक समाज जो है ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट है और ये चाहते क्या है? बैकवर्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी को अप करना चाहते हैं और विमेन सेक्शन को ऊपर लेके आना चाहते हैं। इनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले के नाम पे तो बहुत सारी स्कूल यूनिवर्सिटी जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं, क्योंकि इन्होंने भी सत्यशोधक समाज जो है वो आपका स्टार्ट कहां से किया था? दैट इज स्टार्टेड इन द महाराष्ट्र। और इनका जन्म कहां पे हुआ है? जन्म हुआ है 11 अप्रैल 1827 को। 11 अप्रैल 1827 को इनका जन्म हुआ था, पुणे के अंतर्गत हुआ था। यस, पुणे के अंतर्गत। आंसर नंबर ए, बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे देख लीजिए, ये महाराष्ट्र से हैं। विमेन एजुकेशन को बढ़ाने के लिए ये जाने जाते हैं। इन्होंने लोअर कास्ट सोसाइटी को, विमेन को एजुकेशन देने के लिए बात करी थी। सावित्रीबाई फुले जो हैं इनके जो वाइफ हैं, और इन्होंने गर्ल्स के लिए पहला स्कूल जो है 1848 में स्टार्ट किया था। ये ईयर इंपॉर्टेंट है, अगर बाई चांस एग्जामिनर थोड़ा सा डिटेल में और पूछ ले। क्लियर? सत्यशोधक समाज के फाउंडर हैं। अगेन जो बहुजन हैं, ब्राह्मण हैं, उनके अगेंस्ट हैं। शूद्रों और नीची जाति को ऊपर लेके आना चाहते हैं ये। क्लियर? और इन्होंने विडो रिमैरिज के लिए कैंपेन करी थी और चाइल्ड मैरिज को बैन करने की यहां पे बात करी गई थी इनके द्वारा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, महात्मा ज्योतिराव फुले जी। अगला बताइए, डू और डाई, करो या मरो का जो स्लोगन है ये गांधी जी ने दिया था, कब दिया था? सो दिस इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को ये मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी ग्वालियर टैंक महाराष्ट्र से। गांधी जी ने यहां पे स्लोगन दिया था डू और डाई। और क्विट इंडिया मूवमेंट के जो लीडर हैं वो कोई नहीं है, इट वाज ए लीडरलेस मूवमेंट। और ये एक वायलेंट मूवमेंट थी, हिंसाजनक ये मूवमेंट बन चुकी थी, ये समझ आया। और क्विट इंडिया मूवमेंट किसके रिस्पांस में स्टार्ट करी गई थी? क्रिप्स मिशन के रिस्पांस में स्टार्ट करी गई थी। 1942 में क्रिप्स मिशन को भेजा गया था। किसने भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने भेजा था, जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की हालत जो है पतली हो रही थी बहुत ज्यादा, इसलिए इन्होंने इंडियंस को मनाने के लिए भेजा। और उसके बाद गांधी जी ने इसको बोला पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक,
पोस्ट डेटेड चेक की बात जो है गांधी जी ने करी थी क्रिप्स मिशन के लिए, और उसके बाद जो है ये लॉन्च हो गया, दैट इज भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। और क्विट इंडिया मूवमेंट को 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया था, किसने? आईएनसी ने स्टार्ट किया था, ये याद रखना। आंसर नंबर ए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट करी गई थी, जिस दिन बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये स्टार्ट करी गई थी, और जो है ये पहले देश की मास बेस्ड मूवमेंट थी, पूरा देश जो है एक साथ जुट होके आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में था। और यहाँ पे इन्होंने बोला था कि एक साल में हम आज़ादी ले लेंगे, लेकिन एक साल में आज़ादी ना मिलके, और 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा हत्याकांड हो जाता है, जिसके बाद जो है गांधी जी इस मूवमेंट को वापस कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे हिंसा हो जाती है, और हिंसा को जो है प्रमोट नहीं करते थे कौन? गांधी जी। खिलाफत मूवमेंट मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने स्टार्ट करी थी खिलाफत मूवमेंट, और आपको बताया हुआ है बहुत बार 1919 में स्टार्ट करी गई थी। 1920 में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन किसको बना दिया था? महात्मा गांधी जी को। खिलाफत आंदोलन का मेन एम क्या है? एक्चुअली टर्की के सुल्तान, जिन्हें हम कहते थे खलीफा, जो मुस्लिम लीडर होते थे, मुस्लिम जो है उनकी बातों को मानते थे, खलीफा और कैलिफ, और उनको उनकी गद्दी से हटा दिया गया था, अंग्रेजों ने हटाया था, जिस चीज से मुस्लिम भड़के हुए थे, और उन्होंने खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। क्लियर? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में मैं डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूं, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर, क्विट इंडिया मूवमेंट। अगला बताइए जी, कालिदास का जो नाम है वो इनमें से कहां पे लिखा गया है? कालिदास, जिन्हें हम शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहते हैं, और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे है, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में है ये। और मैंने आपको बताया था इन्होंने कुमार संभव, मेघदूत, जो है ऋतु संहार, और जो है मालविका अग्निमित्रम, ये सब पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। और इसका नाम जो है अहियोल इंस्क्रिप्शन में वर्णन किया गया है। जो अहियोल इंस्क्रिप्शन है, अहियोल इंस्क्रिप्शन अभिलेख है, ये किसका है? रविकृति का है। और रविकृति ने लिखा गया था इसमें कि जो चालुक्य वंश के राजा हैं, दैट इज पुलकेशिन II, चालुक्य वंश के राजा हैं पुलकेशिन II, उसने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था, ये याद रखना। वो इसमें लिखा गया है, दैट इज इन द अहियोल इंस्क्रिप्शन में। एक चीज आपको और बता दूं कि पुलकेशिन II को भी हराया गया था, किसके द्वारा? पल्लव वंश के राजा नरसिम्हा वर्मन I ने हराया था। नरसिम्हा वर्मन I ने जैसे हराया था, और इसने अपना टाइटल लिया था क्या? दैट इज वातापी कोंडा, वातापी को जीतने वाला। क्यों? क्योंकि चालुक्य वंश की कैपिटल क्या थी? वातापी थी, याद रखना। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन कहते हैं, हरिसेन की ये इंस्क्रिप्शन देखने को हमें मिलती है, समझ आया? और इसमें जो है बात समुद्रगुप्त के ऊपर ये लिखी गई है। समुद्रगुप्त वही पर्सन है जिन्हें हम क्या कहते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया। किसने बोला था? V.A. स्मिथ ने इनको बोला था। और प्लस वीणा बजाते हुए सिक्कों के ऊपर जो पिक्चर्स हैं वो किसकी हैं? समुद्रगुप्त की देखने को मिलती हैं। अजंता केव्स की बात करूं, अजंता की पूरी केव्स जो हैं आपकी 30 की 30 केव्स जो हैं वो बुद्धिस्ट केव्स हैं, बुद्ध धर्म के लिए देखने को मिलती हैं। और वहां पे लिखी गई हैं जातक टेल्स, जातक कथाएं। जातक टेल्स का मतलब क्या होता है? दैट इज प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध भगवान, प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध। तो ये लिखा गया है यहां पे, सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? ये याद रखना। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अहियोल इंस्क्रिप्शन, अहियोल शिलालेख के बारे में लिखा गया है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कालिदास जी के बारे में ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको। सो शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी इनको कहते हैं। सो गाइज, ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे 1,41,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। कोई पेपर है, डाउट्स है, क्वेश्चन है, आप मुझे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं इस ईमेल आईडी के ऊपर। जिस तरीके से आज हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़े हैं यूपीएससी सीएपीएफ के लिए, तो अगर आप ऐसे ही मेरे से पढ़ना चाहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं 10,000 एमसीक्यू कोर्स, जिसमें हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज तो क्वेश्चन है ही है, मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, स्टैटिक जीके का पार्ट आपको देखने को मिलता है, सीडीएस, सीपीएफ के और डिफेंस एग्जाम्स के लिए मैंने यहाँ पे एक फोल्डर भी बनाया हुआ है। बहुत सारे और भी स्पेशल फोल्डर्स हैं जो आपको एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ के जाने ही होते हैं। और प्लस यहाँ पे बिहार जीके, क्लियर, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार जीके, यूपी जीके और आपकी एमपी जीके भी मैंने यहाँ पे कवर कर दी है, तो ये भी आप देख सकते हैं। क्लियर? और इस कोर्स के अंतर्गत आपको VIP 50 कूपन कोड यूज करना है, तो आपको डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जीएस कोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारा एक
थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीज़ इसमें हमने स्टडी करी है। अब आप इन कोर्सेज को कहाँ से ले सकते हो? स्टडी IQ ऐप पे, जहाँ हमारी वेबसाइट studiiq.com। जैसे ही आप इसको चीज़ को ओपन करते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा यहाँ पे होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, वी ऑल का बटन। इस वी ऑल के बटन को आप जैसे दबाएंगे, GS कोर्स भी आपको नजर आ जाएगा, 10,000 MCQ कोर्स भी आपको नजर आ जाएगा। जो भी कोर्स अच्छा लगे आप परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है कोर्सेज की, बहुत मिनिमम प्राइस के ऊपर अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए जो हम बात करते हैं, तो वही चीज़ है। यहाँ पे कोड लगा के अपना डिस्काउंट लेना और अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करना। अब आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको जो है ये चीज़ें कर सकते हैं, कहाँ से ये चीज़ें आप लेके आ सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, तो आपको करना क्या है, या तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, या तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जहां मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने स्टडी IQ यहां पे ऑन जो है आपका ओपन किया, स्टडी IQ में ओपन करता हूं तो यहां पे चला गया, ठीक है। तो यहां पे इसमें व्हाट डू यू वांट टू लर्न, यहां पे मैंने क्या लिख दिया, हमारा 10,000 MCQ कोर्स। मैंने 10,000 भरा, मेरा ऊपर अपने आप नाम आ जाएगा, तो ऐसे ही ओपन हो जाएगा। सो 10,000 MCQ कोर्स में ऑलरेडी अभी 567 इससे ज्यादा वीडियोस आ चुकी हैं, क्लियर, ये आपको दिख जाएंगी। और इसमें मैं आपको बता देता हूं यहां पे हमने क्या क्या चीजें पढ़ रखी हैं। यहां पे देखिए जी, यहां पे बहुत सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं, जैसे कि देखिए पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, फिजिक्स न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री, बायो, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, यूपी के जीके के मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं, यूपी PCS के करवा दिए हैं, मध्य प्रदेश जीके, बिहार यूपीएससी एंड स्टेट PCS के क्वेश्चन है। 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने डिस्कस कर दिए हैं। यहाँ पे स्टेटिक जीके का पार्ट है, CDS का जो आपको मैंने बताया ना, CEPF का आपका फोल्डर है, वो यहाँ पे आपका एक फोल्डर बना हुआ है, क्लियर। और बहुत सारे एग्जाम्स के लिए और भी यहाँ पे मैंने स्पेशल फोल्डर्स बनाए हैं। और यहाँ पे है मॉक टेस्ट, तो ये मॉक टेस्ट भी आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, क्लियर हो गया आप लोगों को। अगर आप इस चीज को जो है करते हैं तो आपको एक कोर्स मिल जाएगा। जब आप इसको बाय नाउ करेंगे तो यहाँ पे आपका 2500 कोर्स है, सिल्वर जो भी है, ठीक है, ये आपको सिर्फ 1250 रुपए में मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप इस कूपन कोड को यूज करेंगे VIP 50 को, क्लियर। और उसके बाद जो भी आप इसमें कोई भी कोड यूज करते हैं, मतलब VIP 50 में, तो आपको ले सकते हैं। वैसे तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपको एक साल में तो वैसे ही आपको प्रेपरेशन हो जानी है और आपका सिलेक्शन हो जाना है, तो बेटर है एक पहले वाला सिल्वर वाला परचेज करके अपना प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो, समझ आया। सो ये चीजें हैं आपके कोर्स के अंतर्गत। और मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे बाय नाउ का बटन आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो हियर इज अ बाय नाउ बटन, तो यहाँ पे देख लेना। अगेन मैं बार बार कह रहा हूं, आपको कोड लगाना है यहाँ पे VIP 50, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 50%, क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ आ गया जी। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको बताता रहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे अपडेट्स मिलते रहते हैं, यहाँ पे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। सो गाइज थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है, एंड थैंक यू। गुड लक गाइज, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।